आज की ताजा खबर। नमस्कार, हरकारा न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो न्यूज़लेटर छापा है हरकारा ने, उसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। हरकारा मतलब शोर कम रोशनी ज्यादा, और इसमें हम दुनिया जहान की और देश की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो लेकर आते हैं। खबरें जो ज्यादातर मुख्य धारा के अखबार या तो तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं या फिर उसको छिपाते हैं और ठीक से बताते नहीं। मेरे साथ हैं गौरव नौरियाल आज, और हम लोग बात करेंगे जो पहले जो आज की सुर्खियां हैं उनकी, और फिर उन खबरों के बारे में। गौरव, नमस्कार, क्या आज सुर्खियां हैं? जी, आज सबसे बड़ी खबर जो बनी हुई है वो ईरान इजराइल वॉर को लेके ही बनी हुई है। इस युद्ध में अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि दुनिया के बाकी मुल्क भी शामिल हो रहे हैं। रूस, चीन, तुर्की ने सीधे तौर पे ईरान का साथ दिया है और कहा है कि भाई जो भी मध्य पूर्व में हो रहा है इससे तनाव बहुत गहरा सकता है और इसे इमीडिएट इस पे सोचने की जरूरत है। तो इस मामले में एक खबर आज सुबह सुबह ही आई कि न्यूक्लियर टॉक शुक्रवार को होने वाली है जेनेवा में। हमले जारी हैं। इजराइल का लक्ष्य है कि भाई वो फोड़ दो, एक परमाणु संयंत्र है उस पर किसी तरीके से अमेरिका इस पूरे युद्ध में कूदे और वो तबाह किया जाए। तो एक ये चल रहा है। दूसरा, इस बीच एक दिलचस्प खबर ये आई कि चाइना से 3 कार्गो प्लेन उड़ते हैं और उनका रडार ईरान के नजदीक पहुंचते पहुंचते बंद हो जाता है और ये संभावना जताई जा रही है कि चाइना ने ईरान में हथियार सप्लाई किए हैं। वहां से लगातार एडवाइजरी इजराइल से भी और ईरान में भी एडवाइजरी जारी की है अलग अलग देशों ने कि अपने नागरिकों को वहां से निकल जाए। इजराइल से खासकर पर भारत ने भी की है, चाइना ने की है, रूस ने की है और कई देशों ने किया है। और बाकायदा एडवाइजरी में ये खासतौर पर कहा गया है कि आप भाई सड़क मार्ग ही ले इन देशों से बाहर निकलने के लिए। अमेरिका ने एक बार फिर से, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर इस वक्त अमेरिका में हैं। लंच से पहले ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत की और एक बार फिर से वो अपना जो उनका दावा है कि भाई जंग उन्होंने रुकवाई है, वो उन्होंने फिर से उस दावे को पेश किया। बदले में यहाँ से विक्रम मिस्री आए सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा कि भाई मोदी साहब और ट्रंप की बातचीत हुई है और उन्होंने दो टूक भारत की ओर से कहा गया कि नहीं, आप किसी ने कोई मध्यस्थता नहीं की इस मामले में। तो एक ये मतलब ये गफलत बनी हुई है कि आखिर भारत पाकिस्तान जंग किसने रुकवाई, तो ये भी हमने कैरी किया है आज। इसके अलावा असम से खबर आ रही है, हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार सुर्खियों में बने हुए, वहां से जो निष्कासन चल रहा है अवैध बांग्लादेशियों के नाम पे, तो वो एक 1950 के कानून का हवाला दे रहे हैं और अपने अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से अगर वो मनमाना निष्कासन जारी रहा तो असम पुरानी स्थितियों में लौट आएगा जहां पहले मतलब उठा के कभी भी पहले भी ऐसा कभी कोई घटना हुई हो। एयर इंडिया वाला मामला अब धीरे धीरे वो जांच की तरफ जाएगा, सरकारी जांच, और तमाम तो पब्लिक डोमेन से मतलब वो मामला धीरे धीरे पीछे की तरफ सरकने लगा है। अब छोटी एक खबर आई है कि जो आखिरी प्लेन में जो बच गए थे इकलौते शख्स रमेश कुमार विश्वास, उन्हें भी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कल जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे उनके भाई, उनका अंतिम संस्कार था, उसमें वो शामिल हुए। इसके अलावा एक शख्स ने हादसे वाली जगह से तकरीबन 70 तोला सोना जमा करके पुलिस को सौंपा है। इसके अलावा भी और कई सारी कीमती चीजें उन्होंने सौंपी हैं। तो ये इस तरीके की अब मानवीय स्टोरीज की तरफ एयर इंडिया की हादसे के बाद जांच जारी है। गाजा में स्थितियां, मतलब गाजा तो दुनिया से, अब जब ईरान और इजराइल का वार हुआ तो अचानक से गाजा, मतलब खबरें तो गाजा को लेकर लगातार आ रही हैं लेकिन चर्चाओं से वो एकदम से हट गया है। लेकिन वहां पे ताजी खबर ये कि 11 लोगों की मौत सिर्फ राशन के इंतजार में ही होगी, क्यों राशन का कट्टा लेके घर से आया और मारा गया, वो वापस लौट के ही नहीं गया। तो इस तरीके की खबरें वहां से लगातार आ रही हैं। इसके अलावा MI6 ने पहली महिला बॉस अपॉइंट की है। तो जासूसी की दुनिया में मतलब ये एक नया अध्याय लिखा गया है कि जब अब लेडी बॉस लीड करेंगी अपने मुल्क के जो भी उनका विंग है। मोटे तौर पे फास्टैग एक बड़ी चर्चा में रही। कल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है वार्षिक पास की, भाई हम 3,000 रुपए का एक पास बना रहे हैं
जो आपको टोल से मुक्ति देगा। हालांकि उसमें भी कुछ नियम है कि आप साल भर में उस पास को, साल भर के लिए पास जारी होगा, और उसमें भी कुछ 200 यात्राओं का एक स्लैब रखा गया है कि उससे ऊपर आपको फिर टोल देना पड़ेगा। तो मोटे तौर पे हमारे पास यही है। और सबसे बड़ी खबर, ईरान इजराइल वॉर अभी भी बनी हुई है। जी। पर उससे पहले हमको ये भारत पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर बात करनी चाहिए, जिसमें आज एक विदेश सचिव ने ये घोषणा की कि प्रधानमंत्री ने 28 या 25 मिनट उनसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात की और दो टूक बताया कि भारत इसमें कोई मध्यस्थता नहीं हुई थी, इसमें पाकिस्तान में सीधी बात हुई थी, जिसके कारण ये होता था। भारत में इस बात को लेकर छटपटाहट बहुत ज्यादा है कि किसी भी तरह से वो अमेरिका को इसका श्रेय न दे। पर उसी दौरान फिर असीम मुनीर के साथ जो उनके पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं और वहाँ की सेना के प्रमुख हैं, उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप का लंच था और उस लंच के पहले उन्होंने फिर से ये कहा कि मध्यस्थता तो मैंने कराई। असीम मुनीर ने भी कहा कि ये मध्यस्थता उन्होंने कराई और अब आप देखेंगे कि आगे भी बहुत कुछ अभी पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में दुनिया में होने वाला है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस समय असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की तरफदारी करते हुए ईरान पर हमलों की बात कर रहे हैं और धमका रहे हैं। उसी दौरान पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो खुलेआम ईरान का पक्ष ले रहे हैं और इस बीच जो है ये एक अजीब से जो है कंफ्यूजन हो रहा है। पर जो महत्वपूर्ण बात ये भी है कि भारत के लिए ये लगातार एक शर्मिंदगी पैदा करने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं और ये जो हमारी स्थिति है, जो कूटनीतिक स्थिति रही है कश्मीर को लेकर और पाकिस्तान को लेकर, वो बार बार एक तरह से नकारी जा रही है और उसको लेकर हमारा कोई ऐसा अगर प्रधानमंत्री ने उनसे बात की है जो कि वो कह रहे हैं उन्होंने की है, तो उसका कोई असर देखने में नहीं आ रहा है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के बाकी देश, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो इस बात को मानने से इनकार नहीं कर रहे हैं। और ये एक अपने आप में एक बेवजह की भी लगभग किसी कोई बहुत अधिक उस तरह से पता नहीं कितना मतलब है, आगे क्या इस्तेमाल किया जाएगा, उस पर भी हम लोग आने वाले दिनों में सोचेंगे कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि हम बताएं कि ये युद्ध रोकने में उनकी अगर कोई भूमिका थी या कितना महत्वपूर्ण थी। पर फिर भी ये एक बार बार ये और दूसरी बात ये भी है कि हम ये बात विदेश सचिव कहते हैं या विदेशी मामलों का जो मंत्रालय है उसके प्रवक्ता कहते हैं, पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री खुद ये नहीं कह रहे हैं और उनके रक्षा मंत्री या उनके विदेश मंत्री ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। ये एक स्तर पे एक अधिकारियों से हम ये कहलवा रहे हैं, पर खुद इस बात को नहीं कह रहे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं, वो तो खुद राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो ये बात कह रहे हैं। तो इसको लेकर थोड़ा सोचने की बात है कि इसमें चल क्या रहा है और हमारा जो एक ये दावा रहा कि डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने कल ये भी कहा कि वो काफी प्रभावित हैं नरेंद्र मोदी से। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं अपने पोस्ट में, और जो उन्होंने सोशल मीडिया में जो पोस्ट किया, और फिर से उन्होंने इस बात को दोहरा दिया जो कि उन्होंने शायद 14वीं या 15वीं बार है ये इस बात को कहना। अब पर तो उसके मतलब साथ काउंट जैसे कि करना मैंने ही कहा छोड़ कि दिया ये है। जी, अब तो काउंट करना ही लोगों ने छोड़ उसके दिया है, क्योंकि वो 13 बार पहले ही कह चुके थे। उसके बाद वो अलग अलग मंचों पर उन्होंने कहा। और इस पूरे मामले में तो वैसा लगता है कि ये नाक का सवाल जैसे भारत सरकार ने भी बना लिया हो कि नहीं भाई, एक तो कांग्रेस हमलावर हुई, नरेंद्र सरेंडर जो एक कैंपेन उन्होंने चलाया, उसके बाद सरकार के लिए भी ये बताना जरूरी हो गया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हम अपने निर्णय खुद लेते हैं। मतलब अब दूर से देख के ऐसा लगता है इस पूरे मामले को। जी। तो हाँ, मतलब ये ऐसा भी बिल्कुल कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं उनका कोई मतलब, उनके जो अगर बयानों की तरफ जाएंगे तो वो जितने उटपटांग बातें वो लगातार कहते रहते हैं, उसको देखते हुए उसको इतनी गंभीरता देने की जरूरत नहीं थी। पर मुझे लगता है कि हमने भी उनकी बातों
पे तो गंभीरता से लेते हुए उनमें ज्यादा ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी, जिसकी जरूरत शायद नहीं थी। अगर हम इस बात को लेकर अगर उसको दरकिनार ही रखे तो उससे कोई बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता। पर हम चलते हैं ईरान की तरफ, जहां पर एक युद्ध और इजराइल के साथ युद्ध की तरफ चीजें बढ़ती जा रही हैं। मीडिया जो है लगभग एक ब्लैकआउट की स्थिति में रिपोर्टिंग कर रहा है, इजराइल की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। कल जो है डोनाल्ड ट्रम्प ने परसों रात को एक धमकी दी थी कि तुमको हम खमेनी को लेकर, तो आयतुल्ला खमेनी जो उनके धार्मिक और राजनीतिक नेता दोनों हैं ईरान के, तुमको हमें पता है हम तुमको मार सकते हैं, पर तुमको अभी हम नहीं मारेंगे या नहीं करेंगे। और कल जो है आयतुल्ला खमेनी ने वहाँ के जो टीवी पर आकर वापस लौट के उन्होंने जवाब दिया कि अमेरिका इसमें अगर घुसेगा तो उसको भी ठीक से जवाब मिलेगा। तो एक तरफ इनकी धौंस थी और दूसरी तरफ उनकी घुड़की थी, पर साथ ही ये अपने आप में एक बढ़ता हुआ सवाल जिससे पूरी दुनिया बात कर रही है कि ये इसमें अमेरिका अगर आ जाएगा तो क्या होगा। और पर उसके भी शायद छोटे टर्म के जो बोलते हैं कुछ समय के लिए शायद बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगी, पर लंबे समय के लिए जो भी है, लोग जो है दूसरी बात एक तरह की तुलना कर रहे हैं, जैसे कि इराक को लेकर ये कहा गया था कि वहां पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो कि नहीं थे। ईरान में भी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको लेकर जो लगातार जितनी भी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसकी टेस्टिंग करती रही है, वो कहती रही कि हाँ अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं उनके पास। ये सिर्फ नेतन्याहू और कुछ लोगों का ये कैंपेन है जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि ईरान जो है वो एटमी ताकत या हथियार में बना सकता है और वो इसलिए दुनिया को लेकर वो खतरा है। पर ये बातें दरअसल साबित नहीं हुई। तो ये दुनिया इस समय इस तरह से थोड़ी सी भ्रामक है, और ये इसके कारण पश्चिमी देशों की जो एक प्रभुत्व और साथ साथ प्रामाणिकता दोनों ही संदिग्ध हो जाती है, क्योंकि वो इस बात को साबित नहीं कर पा रहे और वो लगभग डिफॉल्ट तरीके से इजराइल का पक्ष ले रहे हैं, जो कि खासी पेचीदगी और परेशानी की बात है पूरी दुनिया के लिए। तो ये एक लेकिन इससे जी एक दिलचस्प मोड़ आया है कि रूस ने सीधे तौर पे कहा है, वैश्विक स्तर पे अब ईरान को खुलकर समर्थन मिला है। चाइना और रूस दो बड़े देशों का, रूस ने खुलकर अमेरिका को सीधे हस्तक्षेप से बचने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि और चीन भी इजराइल की ही आलोचना लगातार करता आ रहा है। आज एक खबर आज सुबह ही मैंने देखी, राइटर्स में लगी थी। पुतिन से जब पूछा गया अली खामनेई के बारे में कि भाई आयतुल्ला अली खामनेई को मारने की बातें हो रही है, तो पुतिन का जवाब था कि मुझसे इस बारे में बात मत करो कि खामनेई को मार दिया जाएगा, और ये सब इतना आसान नहीं होता है चीजें। तो वो पूरा एक वहां की अपनी जियो पॉलिटिक्स है जो खामनेई के इर्द गिर्द और ईरान के इर्द गिर्द भी चलती है, उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो तमाम इस तरीके की चीजें लगातार आ रही हैं, और वैश्विक स्तर पे हम देखें कि दो बड़े देश कम से कम ईरान के पक्ष में भी खड़े। अगर पश्चिम इजराइल के साथ खड़ा है तो इधर से चाइना और रूस ईरान की बैकिंग करते हुए दिख रहे हैं। जी तो ये एक आज का जो बड़ा सवाल जिस पे हम लोगों की निगाह बनी रहेगी कि तेहरान और इनके बीच में क्या हो रहा है। इस बीच वहां से दोनों देशों से जो लोग बाहर से जो आए हुए हैं, चाहे वो छात्र हैं या पर्यटक हैं, उनका निकलने का रास्ते शुरू हो गए हैं। इजराइल में ज्यादातर लोग, बहुत से लोग विदेशों से वहां पे काम करने भी जाते हैं, बहुत सारे यहूदी भी हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं, पर वो सब भी वहां से निकलना शुरू कर रहे हैं। और वो एक बड़ा एक ये बात बताता है कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसको लेकर शायद वो अब युद्ध की आशंका या ये युद्ध जो चल रहा है उसका युद्ध चालू भी हो चुका हो, एक तरह से संघर्ष कुछ हॉस्टिलिटी चालू है, पर वो अगर आगे अगले स्तर पर जाना है तो उसके लिए शायद एक तरह से तैयारियां शुरू हो गई। अमेरिका में ट्रंप ने भी तेहरान वालों को कहा, जहाँ करीब 10 लाख लोग रहते हैं, ज्यादा लोग रहते हैं, तो वो लोग उनसे तेहरान खाली करने को कहा गया। तो वो भी एक तरह के वहाँ पे भगदड़ वगैरह मची हुई। पर इस सब में एक तो बयानों की जंग अलग चल रही होती है जो कि एक असलियत की जंग से,
तो वो भी एक बात को ध्यान में रखिएगा। और इस वक्त बहुत सारा सोशल मीडिया पे झूठ, प्रोपेगेंडा, भ्रामक प्रचार और ये बयानों की जो सच झूठ जो होते हैं, कोई तो उनकी तसल्ली करके देखिएगा और उनको और उसके हिसाब से अपनी समझ बनाइएगा। ये बात थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। ये युद्ध के समय हमेशा इस तरह से चल रहे होते हैं, जैसे कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान भी देखा कि एक तरफ ट्रंप जो है 15वीं बार या 14वीं बार ये कह रहे हैं कि युद्ध मैंने रुकवाया, और भारतीय मीडिया जो है कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी सब पर कब्जा किए जा रहा था हर दिन नए सिरे से। जी बिल्कुल। नैरेटिव वॉर भी एक साथ साथ चलती रहती है, दो देशों के बीच युद्ध के साथ साथ नैरेटिव वॉर, हमारी बढ़त ज्यादा बढ़ी हुई है अभी, तो ये सब भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें एक सवाल जो है, इसके बाद हम आगे चलेंगे, कि जो वो सवाल है मध्य पूर्व के जो बाकी देश हैं वो इसमें किस तरह से लामबंद होने वाले हैं, हो रहे हैं। हम लोग आगे आज या कल में इस बारे में कुछ लेकर हम आएंगे कि भाई ये जो ज्यादातर इस्लामिक देश हैं और ज्यादातर तेल की अर्थव्यवस्था से चलते हैं, उसमें वहाँ का जो ईरान सबसे बड़े देशों में से एक है, बाकी मध्य पूर्व के देश सुन्नी हैं, ये शिया हैं, तो इनकी बहुत सारी और बाकी बारीकियां हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग एक समझने की कोशिश करेंगे कि बाकी देश हैं किस तरह से करें। जैसे कि मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ईरान का पक्ष लिया है, और पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच कर रहे हैं। तो इन बातों को किस तरह से हम देखें और अपनी समझ कैसे बनाएं, आगे चलते हैं। जी, फास्टैग वार्षिक पास का जो ऐलान हुआ है, एक छोटी सी खबर है, उस पर बात कर लेते हैं। वो 15 अगस्त 2025 से लागू होगा। 200 यात्राओं के लिए आप 3,000 रुपए में, अब जो आप मतलब एक लंबे समय से मांग उठती रही है कि भाई सड़कें हिंदुस्तान में अगर दुरुस्त हुई हैं तो उसके बरक्स टोल भी कई गुना बढ़ गया है। पता लगा कि आपको अगर सपोज देहरादून से दिल्ली तक की यात्रा करनी है तो 3 जगह आपको टोल देना है। तो ये लोगों में एक आक्रोश भी पैदा कर रहा था कि भाई हर जगह टोल टोल आपने इतना बढ़ा दिया है। तो अब कल केंद्रीय परिवहन मंत्री आते हैं और उन्होंने भारत के सामने ये रखा कि भाई मैं आपके लिए एक तोहफा लेके आया हूँ, आप 200 यात्राएं कीजिए, एक पास लीजिए, 3,000 रुपए चुकाइए और 15 रुपए का आपको एक यात्रा पड़ेगा औसतन। उनका दावा है, क्योंकि कई जगह 80 रुपए का टोल है, कई जगह 50 रुपए का। तो कह रहे हैं कि भाई अगर आप इस हिसाब से चलते हो पास लेके, तो 15 रुपए का आपका टोल पड़ रहा है। तो अब इससे राहत मिलती है या इस आंकड़ेबाजी, इस गणित के पीछे भी सरकार कुछ नया लेके आती है, ये आगे देखने वाली बात होगी। जी, बेरोजगारी के बढ़ने की भी खबर है कि थोड़ी सी बेरोजगारी भारत में बढ़ी। जो नया PSLI सर्वे आया है, PLFS का जो सर्वे आया है, तो वो 5.1 थी अप्रैल में और अब वो 5.6 हो गई है। और ये भी हमारे इस समय के हालात को बताती है। और एक और खबर जो CPCB की है कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जो सेस जमा होते हैं, उसमें पिछले 8 सालों में जो सेस जमा हुआ उसको सिर्फ उन्होंने 1% पर्यावरण के लिए इस्तेमाल किया। ये हमारी सरकार की जो निर्णायक और मजबूत और प्रभावी नीति और उसको लेकर जो उसका जो क्रियान्वयन है और उनकी कुशलता है, उनकी प्रतिबद्धता, सब चीजों को बारे में बता रहा है कि वो कितने गंभीर हैं इस चीज को लेकर। एक तरफ दुनिया भर के क्लाइमेट चेंज और कॉप्स के समय बातें कर रहे होते हैं, पर जो जिन्हें जो उसके जिन्हें ये काम करना चाहिए, जिसको अमल पे लाने का जिनका काम है और जिसके लिए लोग बकायदा टैक्स दे रहे हैं, उस पर उनका काम ये रहा है। तो ये अपने आप में क्षमता देती है इस को करने के लिए। एक नागा प्रतिनिधि मंडल जो है वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जगह पर गया, जहाँ पर बहुत सारे नागा अवशेष अंग्रेजों के समय में वहाँ पे रखे गए थे और वो वहाँ पे डिस्प्ले पर हैं। तो वो उन अवशेषों को वापस मांगने के लिए गए थे और ये लगातार
ये भी एक बड़ा सवाल है कि बहुत सारे जो कॉलोनीज थी, जो उपनिवेश थे ब्रिटिश राज के, तो वहाँ पे जो बहुत सारा सामान जो यहाँ से लेकर वहाँ गए और वहाँ उनको वो ऐसी नुमाइश करते हैं जैसे कि वो उनका इसमें हमारा कोहिनूर भी शामिल है, और जो क्या बोलते हैं सिंहासन, जो पीकॉक थ्रोन जिसको बोलते हैं, वो भी शामिल है। तो वो उस तरह की चीजें भी वहाँ रखी, तो उनको लेकर एक लगातार ये सवाल उठने लगा है कि वो वहाँ पर क्यों है, और वो उसको वापस उनके मूल देशों को करना चाहिए। तो ये एक उसी सिलसिले में एक ये बातचीत जो है लगा लोगों ने वहाँ पर। समुदाय अपनी संस्कृतियों को पुनः रिक्लेम कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से ये मामला बन जाता है कई जगह। जी। तो इसके अलावा गुजरात में एक दलित अत्याचार की एक और खबर आई है, जो कि लगातार वहाँ पे होती है, चाहे वो किसी दलित की शादी में अगर वो घोड़े पर सवार होते हैं या कुछ एक ऐसा कुछ करते होते, ये एक श्रीखंड लेते हैं, जाने वाले दलित से मारपीट किया, उसको पकड़ के मारा, उसको उसके बाल काट दिए। ये 2025 का भारत है, जहाँ पर दोनों से संविधान और समानता के अधिकार वगैरह लागू हैं। और गजा में जो लोग बात कर रहे थे कि एक जो लोग राशन लेने गए थे, और ये भी दिलचस्प है कि राशन लेने कहाँ गए थे, वो जो एक गजा का एक जो एनजीओ है जो कि इजराइल चलाता है अमेरिकी पैसे से, वहाँ क्योंकि वहाँ पे बाकी लोगों के लिए काम करना बड़ा मुश्किल होता है, उसको लेकर भी काफी सारे सवाल हैं। तो ये दिलचस्प है कि वो इजराइल ही चला रहा था, और वहाँ पे जैसे लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे उनके साथ चैलेंज की गई और उनको मारा गया। इसको लेकर काफी वहाँ पर बातचीत चल रही है। और MI6 की जो नई प्रमुख बनाई गई है, ये उसके इतिहास में पहली बार है कि जो ब्लेज मैथ्रीवेली नाम है उनका, और वो पहले मिडल ईस्ट वगैरह में भी रह चुकी, और वो गुप्तचर सेवा की जो है वो अध्यक्ष। तो ये कुल मिला के हम लोग और कुछ हम मिस तो नहीं कर रहे गौरव? नहीं, ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारी चीजें कवर कर ली हैं जी। तो मेरे ख्याल से अब ये जो थोड़ा सा जो तमाशा चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का और भारत के बीच, युद्ध किसने रुकवाया और उसको लेकर कितनी बार कितना उसको कितनी लकीर कितनी पीटेंगे, उसके लिए हमको उससे बाहर थोड़ा सा निकलना चाहिए, और हमको देखना चाहिए कि कैसे जो है बजाय डोनाल्ड ट्रंप को ठीक करने के, जो कि बहुत मुश्किल सा काम है, हमको अपने CPCB को थोड़ा ठीक करना चाहिए, हमको अपने जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको थोड़ा ठीक करना चाहिए, जो हमारे जो दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको थोड़ा ठीक करना चाहिए। मेरे ख्याल से बजाय एक बयान को लेकर हम कितना किसने से अच्छा है कि ये जो चीजें जो है इस देश में, मोदी जी भी आज क्रोएशिया से लौट आए हैं, और तो वो इन चीजों को हमको ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे जो इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, इस देश के कायदे और कानून के लिए जो महत्व है उन पर ध्यान देना चाहिए। तो आज का ये हमारा न्यूज़ रूम हम यहाँ पे खत्म करते हैं, और हम लगातार बने रहिए हमारे साथ, हमारे न्यूज़लेटर के साथ जुड़े रहिए। हमें अगर कोई पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने साझा हम ख्याल लोगों के साथ उसको साझा करिए। तब तक के लिए नमस्कार, कल फिर मिलते हैं। शुक्रिया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।